वापस रूम पे, क्योंकि बैठने के लिए तो हमारे पास जगह थी नहीं। फिर हमने सोचा यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, तेल चल रहा है इससे, तो अपन जा रहे हैं चाय की थड़ी पर इंक्वायरी दे रहे हैं, रोड पर खड़े खड़े इंक्वायरी दे रहे हैं। फिर वहां से हमने क्या किया कि सर पास में एक स्कूल थी जो चलती थी मॉर्निंग में, तो हम फाटक पर अभी अंदर जाओगे ना, उसमें एक स्कूल है। स्कूल में हम लोग पहुंचे, मैडम से बात की कि मैम ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में तो आपकी स्कूल चलती है, इवनिंग में हम लोगों को ये इंस्टीट्यूट दे दो। उससे हमें फायदा ये था कि ना तो हमें बेंच लानी पड़ रही थी, ना बोर्ड लाना पड़ रहा था, ना कुछ और, सारी चीजें हैं, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे तो पहले जैसे पहले मंथ में वो बैच दिया हमने, और वहां पर दोपहर में बैठते थे हम लोग 2 बजे से शाम को 7 बजे तक। और उसके बाद वहां पर हमने इंक्वायरी देना शुरू किया, और पहले हमने वहां पर 3 बैच निकाले जो अप्रोक्स 90 बच्चे हो गए, और हमारी फीस थी 3,000। पहले 2,000 रुपये थे, हमने वहां पर मैथ्स रीजनिंग नोट्स वगैरह भी देना शुरू किया, 3,000 रुपये हमने चार्ज रखा। 90 स्टूडेंट आ गए और हमारे पास आ गए 2,70,000 रुपये। तेरी की हमने कहा ये काम ठीक है यार, नहीं ये काम बढ़िया, इससे बढ़िया काम और क्या होगा। जैसे ही हमने ये काम साथ 2,70,000 रुपये आए, तो हमारा 3 महीने 3 महीने हम लोगों ने उसमें काम किया। 3 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, 3 महीने में हमारे पास 90 स्टूडेंट, 1 महीने में नहीं आए, 3 महीने में वहां पर हमने काम किया, कुछ पैसा पास में इकट्ठा हो गया। और साथ साथ हमने 2011 की अगर मैं बात करूँ, 2011 3 जनवरी से लेकर 3 दिसंबर तक मैंने पढ़ाया था महिंद्रा में। 2 दिन पढ़ा रहे थे और साथ साथ हम लोग 5 दिन खुद पढ़ रहे थे। उस कहानी को मैं छोड़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट को मैं वापस लाऊंगा बीच में, उससे पहले मैं महिंद्रा पर वापस चलता हूँ। मेरी सिलेक्शन उस टाइम हुआ नहीं, जैसे 0 मार्क्स आ गया तब जाकर हमें पूरा एकदम घर वाले भी समझा रहे हैं कि बेटा कोई जिंदगी में ऐसे नहीं है, ये तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, ऐसे नहीं कि कुछ खत्म ही हो गई हो, आप और आगे बढ़ो, जिंदगी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे जिंदगी सुंदर होती जाती है। ये चीज मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा। कभी भी अगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हो ना, याद रखना टाइम हमेशा बदलता रहता है, आपका अच्छा टाइम भी आएगा, आपका बुरा टाइम भी आएगा, छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है। 2012 आ गया, 11 में जितनी प्रॉब्लम हुई, 2012 में मेरे प्री में अच्छे मार्क्स थे, मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स थे, और मेंस का जो मैथ्स के अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश का जो पेपर था उसमें मेरे फिर 0 मार्क्स। तो उन्होंने फिर से मुझसे कोई गलती हुई, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा गलती क्यों हो रही है। लेकिन 2011 में जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जितनी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, 2012 में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिलेक्शन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, क्योंकि इधर से 2012 लास्ट तक आते आते जब 2013 में 12 का रिजल्ट आया तब तक इंस्टीट्यूट सही रनिंग में आ चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड है उस टाइम जो जानते हैं मुझे, जो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे ओएमआर गिफ्ट देना शुरू किया। बोले यार आप कुछ भी करो, एक पेज लेकर जाओ, व्हाइट पेज लेकर, ई के नीचे देखो ई लिखा है क्या, ए के नीचे देखो ए लिखा है क्या। अगर 2012 में मेरे इंग्लिश में 200 में से अगर 90 नंबर भी आ जाते, 80 नंबर भी आ जाते, तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गुजरात आसानी से मिल जाता, इतनी मेरी कट ऑफ क्लियर थी। लेकिन उस टाइम फिर 0 मार्क्स आ गया। जैसे ही 0 मार्क्स आता, वो दो जो जब मैं 8th क्लास में था, उस बाबा की कहानी याद आती है। उसने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा करते करते 2013 आ गया, इंस्टीट्यूट साथ साथ चलना शुरू हो गया, उसकी कहानी हम लोग वापस लाएंगे बैक से। लेकिन 2013 में लोगों ने मुझे ओएमआर गिफ्ट की कि ओएमआर भरो, 5 भर के दिखाओ सभी लोग। तो बोले अब की बार ओएमआर गलत नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं हो चलेगा, ठीक है ना, ओएमआर गलत होगी तो तेरे को धोएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। ओएमआर में 10 मिनट 15 मिनट ले लेता था, लेकिन स्पीड वगैरह और उस टाइम ठीक आ चुकी थी, जितनी चीजें एसएससी पूछता है वो। मेरे प्री में अच्छे मार्क्स थे, मेंस में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन ध्यान रखना 2013 का प्री भी कैंसिल हुआ था और मेंस भी कैंसिल हो गया। मुझे फिर से वही बाबा, मैंने कहा नहीं होने देगा ये सिलेक्शन। यहाँ पर अगर इधर हम लोग इस कहानी को छोड़कर उधर अगर चले हम लोग इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपको पता है 2,70,000 रुपये 3 महीने में हमारे पास आ चुके हैं। अब तो मतलब ठीक है। अब यार मैंने कहा कि पहले क्या था, पहले ये फिक्स था कि यार गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो शादी नहीं होगी। पता आपको, आपको नहीं लगता? आपने आजकल गाँव में कहानी चल रही है, सही रियलिटी अपने पास। उसके बाद मैंने कहा कि यार गवर्नमेंट जॉब उस टाइम तक फिक्स था कि आपको दोपहर में शाम को 2 से 7 तक पढ़ाना है, इसके अलावा खुद की तैयारी करो अच्छे वाली। लेकिन 2012 लास्ट तक 3 महीने में जब 2,70,000 रुपये आ गए, तब पता लगा यार काम तो ये ठीक है, ये जो है ना इंस्टीट्यूट वाला ये ज्यादा बढ़िया है। तो लालच आ गया, हम पहुंचे कहाँ पर, लाल कोठी में।
कि सर हमारे पास ऐसे-ऐसे कुछ हमारे पास सेविंग बच गई थी 1 लाख रुपए के लगभग, तो 30,000 रुपए हमारा किराया था 30,000। उसने कहा कि 2 महीने के मैं एक्स्ट्रा लूँगा, मतलब सिक्योरिटी डिपॉज़िट, और 1 महीने का मैं आपसे एडवांस लूँगा। हमने कहा कि यार ये तो 1 लाख रुपए तो इसी में खर्च हो जाएँगे, 90,000 तो ये ले लेगा, बोर्ड काहे के लाएँगे? इससे तो स्कूल ही ठीक थी। फिर उससे रिक्वेस्ट की कि सर आप है ना ऐसा कर लो, 1 महीने का एडवांस ले लो और 1 महीने की सिक्योरिटी डिपॉज़िट कर लो, ताकि 40-50,000 रुपए हमारे पास रह जाएँ, बेंच भी लानी है, बोर्ड भी लाना है सारे। तो उन्होंने उस बात पर एग्री हो गए और अच्छे आदमी थे वो, एग्री हो गए। हमने वहाँ पर इंस्टीट्यूट शुरू किया। जैसे ही इंस्टीट्यूट वहाँ पर शुरू किया, हमें खुद को नहीं पता कि बच्चे इतने आ कहाँ से रहे। फर्स्ट डे से हमारी यही हालत रही है। हमें, आप लोग आज भी देख लीजिए, आप लोग बाहर निकल कर देख सकते हो, जैसे ही बाहर पहुंचोगे हमारे मदर्स पर कोई भी बड़ा सा नाम नहीं है, ओनली एक मदर्स ऐसे चिपका रखा है। कोई होर्डिंग आपको बहुत कम दिखेंगे, कोई भी पोल पर नाम आपको बहुत कम दिखेंगे। बाहर निकलते हुए कोई ऐसे पम्पलेट बांटता हुआ कहीं पर या इस टाइप की भी बहुत कम करते हैं हम लोग। उस टाइम तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते थे। इतने स्टूडेंट आने शुरू हुए, हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा कि स्टूडेंट आ कहाँ से रहे, इतने क्यों आ रहे हैं। बस स्टूडेंट आते गए, आते गए, आते गए। जॉब की उधर कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बाबा को गलत चिट तो करना ही करना था। 2013 वापस हुआ, 2013 का प्री दिया, मेंस दिया, ओएमआर शीट का ध्यान रखता था मैं, इंटरव्यू दिया, फाइनल वहां पर सिलेक्शन हुआ। तो 2013 का पेपर आउट हो गया था, वापस हुआ, 2015 में आते आते मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। जहाँ पर 2010 में शुरू किया था, वो 2015 में 21-22 साल का लड़का बढ़कर 27-28 साल एज हो गई। और फिर उन्होंने भी समझाया, हमारे जो सीए साहब हैं उन्होंने भी समझाया कि यार आप वहाँ पर एक जॉब ले लोगे, क्या करोगे एक जॉब लेकर। यहाँ कम से कम आप लोग को, मतलब कम से कम डायरेक्ट जॉब दे रखी है 150 लोगों को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से तो बैग बनाने वाले, कॉपी बनाने वाले और कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये चीज़ अब तो मैंने वो जॉब में गया ही नहीं, मैं वहाँ पर ज्वाइन करने गया ही नहीं। बस वो कोलेटरल मेरे पास आया और इधर इंस्टीट्यूट ठीक चलना शुरू हो गया था। शुरुआत से ही ये जो फर्स्ट डे से ही ये सही चल रहा है, मतलब इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ कि इसका क्या कारण है, कि ये मतलब हमने कोई ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ना इतना पेरेंट्स से कोई पैसा था कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगाकर एडवर्टाइजमेंट में किया हो। याद रखना, आप जो भी काम करते हो उस काम को अपना ईमानदारी से कीजिए। मैंने कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ बैठे 70-80% बच्चे तक ऐसे लगते हैं यार वो उसी फैमिली से होंगे जिस फैमिली से मैं आया था। और मेरे गांव में हमारी फैमिली ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही है, ठीक ठाक फैमिली है, लेकिन पैसे नहीं होते गाँव में। और यहाँ पर जैसे ही बच्चे का सिलेक्शन होता है उसके बाद उसकी फैमिली आगे बढ़ना शुरू होती है। मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए जैसे आप आता हूँ मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। आज आप लोग सोचोगे कि मतलब जिम्मेदारियां एक बड़ी चीज होती है। आज अगर मुझे बुखार भी है तो भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, आज अगर तबीयत खराब है तो भी आना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है कि अब तो पढ़ाई नहीं जाएगा तो ही रुकता है। अब ऐसा नहीं है, आप लोग अगर कोई बच्चा सोचे कि मतलब इसी से हम आ रहे हैं, सर का घर इसी से चल रहा है, ऐसी इकोनॉमिकली या ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जिम्मेदारी हो गई है। जैसे बच्चे वेट कर रहे हैं, मेरा 22 तारीख का बैच है, बच्चे मतलब पुश करते हैं कि सर आप बैच लेकर आओ, बैच लेकर आओ, बैच लेकर आओ, 2-2 महीने से वो लोग वेट कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आप लोग अपना काम जो कर रहे हो ना, वो ईमानदारी से कीजिए। अपने एक सर हैं इंग्लिश वाले सर, कि सर अब वो बताते हैं कि अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अपने देश का भ्रष्टाचार, अशिक्षा, पॉपुलेशन, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं पर जाओगे चाय पीने, वो आपको चाय वाला आपको बताएगा, कल मोदी ने 2-3 बातें गलत बोल दी भाषण में। कोहली जो है ना, कल ये नहीं करना चाहिए था उसको, इस टाइप से खेलता ना और बढ़िया रहता। पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए और अमेरिका वाले को क्या बोलना चाहिए, वो सारी बात आपको बताएगा, लेकिन वो आपको चाय बढ़िया नहीं पिलाएगा। समझ रहे हो ना। तो आप जो काम कर रहे हो, आप एज ए इस टाइम स्टूडेंट हो, आपको इधर उधर की चीजें ध्यान रखने के बजाय आप इस टाइम अगर आप लोग मेहनत पूरी आप लोग अगर इस पर करोगे, मैथ्स पर, रीजनिंग पर, जीके पर, इंग्लिश पर, तो आगे जिंदगी आप लोगों की थोड़ी सी आसान रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होती ही जिंदगी बिल्कुल ही आसान हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी ठीक रहेगी। आप लोग इकोनॉमिकली आप लोग थोड़े से ठीक हो जाओगे, उस लाइन पर आपको नहीं सोचना पड़ेगा। आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग जितने दिन यहाँ या तो छोड़ दो, या तो आपको करना है प्राइवेट ही करना है तो अभी निकल जाओ, मत टाइम वेस्ट करो।
या फिर आप लोग मेहनत करो तो इस टाइप की मेहनत करो कि वो जिंदगी में पूरे जब तक आप लोग हो तब तक आपके काम आए। स्टीव जॉब्स ने, जैसे अगर आपने कभी उनको पढ़ा हो, तो उन्होंने एक कोर्स किया था कैलीग्राफी का। सुंदर राइटिंग को यही बोलते हैं क्या वन वर्ड में? उन्होंने एक कोर्स किया था और वो कोर्स उनके 10 या 15 साल बाद जाकर काम में आया, जब उन्होंने डिजाइन किया था मैक का कीबोर्ड। तो याद रखना, आपकी मेहनत जो है ना वो कभी भी खराब नहीं जाती। एक ही चीज है, आप लोगों को अभी लगेगा यार इसमें मेहनत कर ली है कहीं खराब नहीं हो जाए, पता नहीं सिलेक्शन हो नहीं हो, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। लेकिन आप लोग जिस लाइन पर भी काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मैं भी आपकी तरह ही आया था, कोई मतलब कोई बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि कोई बिजनेसमैन बैकग्राउंड से मैं हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस बिजनेस में है, ऐसा कुछ नहीं है। खेती बाड़ी करते थे, पेरेंट्स दोनों जो, एक कॉपर माइन में, मेरे फादर जो है वो कॉपर माइन में काम करते थे, और चाचा है सीआरपीएफ पुलिस में कांस्टेबल थे। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पैसा था। हम लोगों ने वहां से आके ये काम कैसे हम लोगों ने शुरू किया, इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया है। फादर, जो आप अपने जो आपके आसपास जो पेरेंट्स है ना, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा, मैं बात करता हूँ आपसे, क्वेश्चन लेता हूँ। आपके जो पेरेंट्स हैं, ध्यान रखना, हो सकता है आप लोग इस टाइम एक ही कमरे में रह रहे हो, और हम लोग भी रहे हैं। हर बच्चे, आपका जो संघर्ष है ना, हर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो संघर्ष किया ये किया वो किया, बहुत, हर आदमी की कहानी होती है। बस मूवीज जो बनती है वो कुछ लोगों पर बनती है। आपकी अपनी कहानी है, आपके पेरेंट्स की अपनी कहानी है। संघर्ष में जो आप लोग इस टाइप का जो संघर्ष कर रहे हो, उसमें जो मजे है ना, सफलता मिलने के बाद उतना मजे नहीं है। तो इसको एंजॉय करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मन लगाकर। मेरे पेरेंट्स की, जैसे मैंने कहा आपको, कि आपके एक कमरे में अगर रह रहे हो तो भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। किसी बच्चे को लगे कि यार एक कमरे में रह रहा हूँ, इसी में खाना बन रहा है, इसी में गर्मी हो जाती है, इसी में सोना पड़ रहा है, याद रखना है जिंदगी बहुत आपकी सही है। और यहाँ तक आपको पहुंचाने के लिए आपके पेरेंट्स ने बहुत अपने खुद के सपने मारे हैं। आपको ये बात पता लगेगी जब आप लोग पहुंचोगे कहाँ पर, आज से 10 साल बाद, जब आप खुद मम्मी पापा या इस स्टेज पर पहुंचेंगे 10-15 साल बाद, तब आपको एहसास होगा कि उन लोगों ने आपके लिए क्या किया है। आपको एटीट्यूड दिखाने के लिए पूरी धरती पड़ी है, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने कभी एटीट्यूड मत दिखाना। उनसे हमेशा बातचीत करो। कभी भी आपकी छोटी मोटी नोक झोंक बातचीत होती रहती है मम्मी पापा से, क्योंकि आपकी एज अभी यही है। लेकिन हमेशा खुद आप उनसे, ऐसा नहीं 3 दिन से 5 दिन से कॉल ही नहीं कर रहे हो, वो कॉल कर रहे हैं तो आप लोग कॉल नहीं उठा रहे हो, इस टाइप की चीजें आप कभी भी मत करना। जब भी कोई छोटी मोटी बातचीत हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुरंत आप लोग कॉल लगाया करो। मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, मेरे फादर सुबह 4 बजे उठते थे और 4 बजे के बाद पैदल जाते थे कम से कम 10 किलोमीटर। वहां पर कॉपर माइन में पत्थर फोड़ते थे, खाना साथ लेकर जाते थे और वहां से वापस आ जाते थे शाम को पैदल। तो देखिए आप, उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी में कितना डिफरेंस है। वो सुबह 4 बजे से रात को शाम को 8 या 8:30 बजे तक काम करते थे, और हम लोग तो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही काम करते हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो इस टाइप से बना है कि किस चीज को आप कितना कंपेयर करते हो। अगर आप ये कंपेयर करोगे कि कोई चीज, आप लोग आसान चीज से खुद को कंपेयर करोगे, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, तो आपको वो चीज ज्यादा लगेगी। आप किसी टफ चीज से खुद को कंपेयर करो तो आपकी चीजें कम लगेंगी। याद रखना, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ यार उन्होंने कितनी मेहनत की, पैदल जाना, पत्थर पूरे दिन फोड़ना और फिर पैदल वापस आना। हम लोग तो यहाँ गाड़ी से आ जाते हैं, 2 घंटे पढ़ा के, ओहो थक गए आज तो चाय लेके आ धर्मा, इस टाइप से। उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आपके पास जो सुविधाएं हैं आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, और उन्होंने बहुत सारे अपने सपने मार के आपको यहाँ पहुंचाया। ध्यान रखना, खुद के लिए नहीं तो उनके लिए मेहनत करो। उस आंसू के लिए मेहनत करो जो आपकी मम्मी के आंख में आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। एक जो बच्चा जो होता है, एक जो स्टूडेंट जो होता है ना, आपको मतलब एहसास नहीं है। जब आप लोग आज से देखना, मेरी बात याद रखना, 20 साल बाद आपको एहसास होगा जब किसी पेरेंट्स को उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है। अभी लगता है कि ये यादव साहब का बेटा है, ये गुप्ता जी का बेटा है या बेटी है। जब आपको बाद में पता लगेगा कि ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, ये अमन के पापा जा रहे हैं, जब आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाओगे, तब आपको एहसास होगा रियल में कि आप लोग, मतलब उस पेरेंट्स को तब जाकर एहसास होता है जब वो अपने बेटे या बेटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो अभी आपके अंदर फीलिंग, हार्मोन नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे। तो इसलिए मेहनत करो, 10 से 12 घंटे आप पढ़िए, कोई लिमिट नहीं है इस दिमाग की। 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़िए, आप लोग खूब सारा पढ़िए, मेहनत करो। हम लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप लोग इस टाइप से, जैसे मैं, मुझे सिर्फ इसी क्लास में
समझाना पड़ता है कि इतनी बातें मत करो, नहीं तो नॉर्मली स्टूडेंट जो आता है ना एसएससी के फील्ड में 20-22 साल का, वो थोड़ा सा स्वार्थी होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को स्वार्थी सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता फिर जिंदगी भर उसके पेरेंट्स परेशान होंगे। तो क्या उसको वो अच्छा लगेगा, आज थोड़ा सा स्वार्थी हो जाए वो अच्छा लगेगा? अभी ये है कि बोर्ड पर कुछ समझाया तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, दूसरा का आपको डिस्टर्ब। कुछ लोग तो मतलब मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर फीस देने आते हैं, कम से कम 10-15% बच्चे ओनली फीस देने आते हैं कि ये, अरे यार